नमस्कार। एक्वाकल्चर गुरु में आप लोगों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। एक्वा टॉक्स में आज का टॉपिक है एक्वा फीड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण है और बुनियादी स्तर पर अगर इसे समझें तो पोषण जो है वो एक नियमित संतुलित आहार खाने के बारे में है, वो चाहे किसी के लिए भी हो। एक्वाफीड में काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं और बहुत अच्छा कमर्शियल फीड आजकल बनने लगा है, जिसको कि बहुत ही कैलकुलेटेड वे में अगर हम लोग मछलियों को खिलाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसके कंपोजिशन में प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मॉइस्चर, विटामिन्स, मिनरल्स आदि सब बहुत ही संतुलित मात्रा में मिलाया जाता है। ऐसी आधुनिक तकनीक आ गई है। इनकी कमी से मछलियों को तमाम बीमारियां आती हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं और ब्लाइंडनेस है, कम ग्रोथ होना और बहुत सी बीमारियों का पकड़ना, तमाम चीज़ें हैं उसमें। तो इसलिए अगर हम अच्छी तरह से एक्वाफीड का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और बहुत अच्छी ईल्ड ले सकते हैं, जिससे कि जो उद्देश्य है एक्वाकल्चर का वो पूर्ण हो। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड और जनरल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा पोषण पाने के लिए एक संतुलित आहार का खाना बहुत ज़रूरी है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। ये खाए जाने वाला खाना आपके शरीर के मस्तिष्क को, मांसपेशियों को, हड्डी, तंत्रिकाओं, त्वचा, रक्त परिसंचरण और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मछलियाँ एक बहुत ही कुशल आहार परिवर्तक के रूप में जानी जाती हैं। कई खाद्य मछली प्रजातियाँ प्रत्येक 1.6 किलोग्राम फीड के लिए 1 किलोग्राम मछली का उत्पादन करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फीड कन्वर्शन रेशियो FCR 1.6 है। फीड रूपांतरण अनुपात इसे बोलते हैं, यानी कि FCR दिया गया जो चारा है उसके रेफरेंस में जो पशु है उसने कितना वज़न गेन किया। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि FCR खिलाए गए भोजन के इनपुट और जनसंख्या के वज़न में वृद्धि के बीच का एक गणितीय संबंध है। मछली के लिए ऊर्जा और विकास दोनों का एक प्रमुख स्रोत प्रदान करता है, वो है प्रोटीन। इसीलिए मछली को गर्म रक्त वाले जानवरों की तुलना में अधिक प्रतिशत की आवश्यकता होती है प्रोटीन की। उदाहरण के लिए अगर ट्रॉपिकल कोई फिश है तो उसमें 30 से 36% प्रोटीन लगेगा और चिकन के लिए 16 से 20%। चिकन में कम प्रोटीन इसलिए लग रहा है कि चिकन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है अपनी एनर्जी के लिए और प्रोटीन का इस्तेमाल करता है वृद्धि के लिए। प्रोटीन की आवश्यकताएं मछली की प्रजातियों और मछली के आकार, छोटी मछली में अधिक, के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। पादप प्रोटीन जैसे सोयाबीन भोजन और पशु प्रोटीन दोनों का उपयोग प्रजातियों के अनुसार किया जाता है। कुछ सैल्मोनेट्स, बारामुंडी जैसी मांसाहारी मछलियाँ तिलापिया और कार्प जैसी शाकाहारी या सर्वहारी मछलियों की तुलना में अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता लेती हैं। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, मछली के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो प्रोटीन और वसा है। मछली सरल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे ग्लूकोज, इन सब को तो कुशलता से पचा सकती है, लेकिन जैसे ही चीनी का अणु बड़ा हो जाता है, जैसे स्टार्च, तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है और पाचन शक्ति में तेज़ी से कमी होती है। ये ठंडे पानी की प्रजातियों जैसे ट्राउट, साल्मन, टूना, मैकरल, हेरिंग, इन सब में विशेष रूप से सच है। खाद्य ऊर्जा एक रासायनिक ऊर्जा है जिसे हम कैलोरी में नापते हैं, जो जानवर अपनी मांसपेशियों की गतिविधि सहित अपने चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए अपने भोजन से प्राप्त करते हैं। अधिकांश जो जानवर होते हैं वो अपनी अधिकांश ऊर्जा एरोबिक श्वसन द्वारा करते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को हवा से या पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं और उससे जो मेटाबॉलिज्म होता है
उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो केमिकल एनर्जी कहलाती है। उच्च ऊर्जा आहार के प्रतिकूल प्रभाव। चूँकि मछलियाँ ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करने के लिए प्रोटीन का सेवन करती हैं, इसलिए ऊर्जा से भरपूर कोई भी आहार अगर है तो उसमें मौजूद प्रोटीन की मात्रा के संबंध में मछली को इष्टतम विकास दर के लिए पर्याप्त प्रोटीन खाने से वो रोक देता है। भले ही मछली को हम एड लिमिटम खिलाएं। एड लिमिटम का मतलब होता है कि आपको किसी की खुशी के लिए भोजन खिलाना। ये एक लैटिन वर्ड है, इसको एड लिब भी बोलते हैं। आधार प्रबंधन को ये संदर्भित करता है जिसमें जानवरों को बिना किसी प्रतिबंध के जितना मर्जी उतना खाना आप खिला दीजिए। दूसरा है अतिरिक्त वसा का जमाव। अगर हम हाई एनर्जी डाइट देंगे तो ये ड्रेसिंग प्रतिशत को कम करता है। यानी जब हम गटिंग करते हैं, गटिंग का मतलब होता है कि मछली को पकाने या भंडारण के पहले मांस खराब ना होने पाए, इसलिए उसके पेट में जो अंग होते हैं उन्हें मैनुअल रूप से निकाल दिया जाता है, पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को गटिंग कहते हैं। तो गटिंग के बाद जो उपलब्ध जीवित वजन का प्रतिशत है वो कम हो जाता है और जमे हुए मछली की शेल्फ लाइफ को कम कर देता है। यानी कि अगर हम फ्रोज़न मछली रख रहे हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और मछलियों में पैथोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर। इस तरह की भी बीमारी का कारण हाई एनर्जी डाइट बन सकता है। पशु वसा और अत्यधिक संतृप्त वसा मछली द्वारा कम रूप से आत्मसात किया जाता है, लेकिन जो असंतृप्त वसा है वो आसानी से पच जाता है, जो कि ऑटो ऑक्सीडेशन के लिए अति संवेदनशील भी होता है। इसीलिए खाने में इस तरह का ऑटो ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट खासतौर से विटामिन ई को नियमित रूप से आहार में जोड़ा जाता है। आवश्यक फैटी एसिड भी जैसे लिनोलेनिक एसिड, इन सब की भी आवश्यकता पड़ती है। विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अधिकांश मछलियों के लिए लगभग 15 विटामिन आवश्यक हैं, जैसे रेटिनॉल, विटामिन ए, थियामीन, विटामिन B1, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, नियासिन B3, कोलिन B4, पेंटोथेनिक एसिड B5, पायरिडॉक्सिन B6, बायोटिन B7, इनोसिटॉल B8, फॉलिक एसिड B9, कोबालमिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड C, कैल्सीफेरॉल D, टोकोफेरॉल विटामिन E और फाइलोक्विनोन यानी विटामिन K। इन सबको एक निश्चित अनुपात में खाना बनाते समय मिलाया जाता है। हालांकि सभी प्रजातियों के आहार में सभी 15 विटामिनों की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश व्यावसायिक खाद्य पदार्थों में उच्च स्तर होता है ऑक्सीडाइजेबल फैट का, जिसके कारण विटामिन निष्क्रिय हो सकते हैं, इसीलिए उसमें पहले से ही अतिरिक्त विटामिन मिला दिया जाता है। मछली को खनिज की आवश्यकता होती है और ये पानी में ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये अकार्बनिक आयनों का उपयोग करती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मछली पानी में रहती है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पानी का बहाव होता है, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जलीय खनिजों की उपलब्धता और उनकी जैविक गतिविधि पानी की संरचना और उनके गुणों पर भी अत्यधिक निर्भर करती है। जैसे पानी का तापमान क्या है, पीएच क्या है, एल्कलिनिटी क्या है, हार्डनेस, इन सब से प्रभावित होती है। जैसे कैल्शियम को पानी से गलफड़ों के द्वारा भी लिया जा सकता है, जबकि अधिकांश पानी में फास्फोरस कम होता है तो फास्फोरस को हमें खाने में डाल के देना पड़ेगा। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक और आयरन, ये सभी के स्तर में अगर हम आहार में बदलाव करेंगे तो इससे विकास प्रभावित हो सकता है। इसलिए किस मछली को क्या चाहिए और कितना चाहिए, इस हिसाब से खाना आजकल बनाया जा रहा है। फीड को तमाम तरह से प्रोसेस करके बनाया जाता है, जैसे सिंकिंग पैलेट हो गया, फ्लोटिंग फीड हो गया जो एक्सट्रूडर नाम की एक मशीन होती है उससे बनाया जाता है, क्रम्बल हो गया, फ्लेक्स, मैश, इन सब को अलग अलग मछलियों के लिए अलग अलग जीवन काल के स्टेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। भोजन
इतने बड़े कण में होना चाहिए कि मछली इसे आसानी से स्वीकार कर सके। जो भी हमारा एम्बाइंड टेम्परेचर है उस पर मछली का खाना अगर रखा जा रहा है तो अधिकतम आप उसे 90 दिन तक ही रखिए, उसके बाद वो खाना खराब हो जाता है। पोषण की कमी, पुराना या अनुचित तरीके से संग्रहित किया हुआ चारा, नीरस खाना खिलाना, दोहराव वाला आहार खिलाना, एक समय में पर्याप्त भोजन नहीं खिलाना, खराब विकास, क्रॉनिक जो है मॉर्टेलिटी, बिल्कुल डिप्रेशन में के शिकार हो जाती है मछली, उनका एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। कुछ मछलियों को तो खाना ही नहीं मिलता, वो लगभग अंधी हो जाती हैं इसकी वजह से, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से। तो जब फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि विशिष्ट कमी के साथ ये अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होता है। लेकिन सबसे आम जो संकेत हैं वो है कंकाल संबंधी असामान्यताएं, मोतियाबिंद या अन्य नेत्र संबंधी घाव, हेमेटोपैथोलॉजी, उदाहरण के लिए खून की कमी जिसको कि एनीमिया बोलते हैं। ये सब चीज़ें भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो जाती हैं, जो मछली के इम्यून सिस्टम को भी वीक करती है, मछली को बीमारी पकड़ सकती है और ग्रोथ तो ख़राब होती है और यील्ड बराबर नहीं आती। पोषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फीड आमतौर पर परिवर्तनीय उत्पादन लागत का 50% होता है। हाल के ही वर्षों में मछली के इष्टतम विकास और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए संतुलित व्यावसायिक आहार के विकास के साथ मछली के पोषण में बहुत ही नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ है और ये बहुत हाई क्वालिटी का खाना आजकल बनने लगा है, जो कि हर मछली हर स्पीशीज़ के लिए अलग अलग भी होता है। तो ये अगर आप अच्छी तरह से खाने का चयन करेंगे तो चाहे RAS हो, चाहे बायोफ्लॉक हो, चाहे पॉन्ड कल्चर हो, किसी भी प्रकार के कल्चर में फीड के रोल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और बुद्धिमत्तापूर्ण अगर आप फीड का इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और मछली को बीमारी बिल्कुल नहीं लगती है, ऐसा हम लोग का अपना अनुभव है। सो ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी एंड हैव ए हैप्पी फिश फार्मिंग। तो और टॉपिक के साथ हम लोग जल्दी ही मिलते हैं एक्वा टॉक्स में। इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, कुछ नया सीखा है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।